सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, जन सामान्य की चर्चाओं, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्य वृद्धि, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं संभवतः सर्वाधिक गंभीर है। ये समस्याएं कमोबेश एक साथ जुड़ी हुई है तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक निरंतर बनी हुई है। गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है अपितु समाज को भी अनेक हानियों वहन करनी पड़ती है। इसके संबंध में हमारी सामान्य समझ और ज्ञान को व्यापक बनाने की दृष्टि से हमें इनका अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम तथा रोकने के उपायों की प्रारंभिक जानकारी होना आवश्यक है। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति की, तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते हैं। आपने भी निश्चित की कपड़े, खिलौने, जूते, चंपल, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे तथा अपने परिजनों को परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते देखा होगा। वस्तुओं के क्रय के दौरान सामान्यतः देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी होती है। इस बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीमत मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहलाती है। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे तो परिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। यह संभव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हैं तथा समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रहे हो। इसके विपरीत यह भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हो लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हैं। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों के औसत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से। बात करते हैं सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य अनेक वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर से। अतः सामान्य कीमत स्तर की किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता अपितु यह तो एक निश्चित वस्तु समूह के औसत कीमत को व्यक्त करता है। बात करते हैं आगे इसी कड़ी में मुद्रास्फीति का माप। तो मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के कीमत सूचकांक बनाती है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इन सूचकांकों में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा राष्ट्रीय आय अस्फीति कारक प्रमुख है। ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमत में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। बात करते हैं सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की बात करें तो भारतीय मुद्रास्फीति की दर को सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में मापा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में एक गंभीर समस्या रही है। यद्यपि 1950 ईस्वी के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर मात्र 1.7 थी लेकिन 1960 के दशक में यह 6.4% हो गई। 70 के दशक में यह 9% से ऊपर पहुंच गई। उच्च मुद्रास्फीति का यह दौर 1995 ईस्वी तक चलता रहा। इसके पश्चात मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली। वर्ष 2001 से 2011-2012 के मध्य यह लगभग 4.7% बनी रही। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ देखते हैं तो आपका
मुद्रास्फीति से जो हानियां होती है उनके बारे में देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वास्तव में समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती। मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। इस वर्ग को उनके समान कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्राप्त सामान की राशि की मुद्रा का मूल्य कम होता है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी पड़ती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण आदि पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है, अतः इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप। मुद्रास्फीति को कौन निर्धारित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति के क्या कारण, यह कभी कम तो कभी ज्यादा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा मूल्य वृद्धि के मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूपों को समझना आवश्यक है। एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु, मांग निवेश हेतु, वस्तुओं की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय तथा विदेश क्षेत्र को निर्यात, विशुद्ध निर्यात का योग होता है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब समग्र मांग में वृद्धि होती है या समग्र पूर्ति में कमी आती है तो ये दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है और लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे इसी क्रम में बात करते हैं तो मुद्रास्फीति के कारण के यानी मुद्रास्फीति का कोई एक सुस्पष्ट अथवा निश्चित कारण नहीं है, यह अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारक आग्रहित है। बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, तो विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा का अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। इससे दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि की, तो स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम रही है। 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन उद्योग इस मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे। औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया। अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि उत्पादकता बहुत नीचे है। इसके साथ भारतीय कृषिगत उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की उच्च मांग इनकी कीमतों की लगातार तेजी से बढ़ा रही है। इसी क्रम में आगे बात करें तो आपका सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर देखते हैं कि विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई और सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाने वाला उत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्य कारणों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। महंगे आयात, कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी वर्ग में मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधाएं इत्यादि कारणों से भी मुद्रास्फीति बनती है। बात करते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, तो मुद्रास्फीति का
कोई एक कारण नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी सरल नहीं है। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है, अतः इसे रोका जाना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु किए जाने सकने वाले उपाय निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है मौद्रिक उपाय। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, शाख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब मुद्रा की मात्रा या शाख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। बात करते हैं राजकोषीय उपाय की, तो सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तित करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर दे सकती है। सरकार अप्रत्यक्ष करों को कम करके एवं उत्पादक निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। अन्य उपायों की बात करें तो आपका आता है उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश प्रोत्साहन भी समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध होता है। गरीबी की बात करें तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसके अनेक आयाम है, लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक वेतन से लिया जाता है, अर्थात धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। हम देखते हैं कि एक और कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत बड़े और सुंदर है, एवं दूसरी ओर कुछ लोगों के पास घर में ही नहीं होते तथा कच्चे घर होते हैं। आपने अनेक ऐसे बच्चों को देखा होगा जो विद्यालय आने में समर्थ नहीं है, उन्हें अपनी तथा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब होते हैं। गरीबों के पास धन का अभाव होता है तथा वे अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर पर भी प्राप्त कर पाते हैं। यदि आगे समझे इसी को निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी को, तो आपका आता है निरपेक्ष गरीबी, यानी इसमें जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक मानक स्तर तय कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन लोगों को निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में माना जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए। अतः निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की नए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं पाता, और निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। भारत जैसे राष्ट्रों में जब गरीबी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य निरपेक्ष गरीबी से ही होता है। न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। यह मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। ये कारक सभी राष्ट्रों में अलग अलग है तथ्य, अतः सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण है तो न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात गरीबी रेखा भी भिन्न भिन्न होती है। बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की, तो समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन का उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्ष असमानताओं का माप सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। यह विचार विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। बात करते हैं भारत में गरीबी का माप की, तो भारत में गरीबी के मापक हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा भी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी को परिभाषित करने तो 1962 में योजना आयोग का द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया। 1931 में V.M. दांडेकर तथा नीलकंठ रत्न ने गरीबी के लिए एक कसौटी को परिभाषित किया। इस संदर्भ में 1979 का वर्ष महत्वपूर्ण है जब प्रभावी उपभोग, मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्य दल, जिसे वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं, के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे में कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता है। इसे कैलोरी
का या उपभोग आधारित गरीबी रेखा कहा जाता है। इसके पश्चात डीटी लकड़ वाला सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन की अध्यक्षता में भी योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु कार्य दल का गठन किया गया। लकड़वाला फार्मूले द्वारा 1993-94 तथा 2004-05 के गरीबी के अनुमान लगाए गए थे। सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का निर्धारण आधार है वो उपभोग व्यय माना गया है। इन्होंने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह तैयार किया तथा यह अनुमान लगाया कि बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की इस न्यूनतम मात्राओं के समूह को क्रय करने हेतु कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो उन्होंने अपने अनुमानों में पाया कि वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के आधार पर भारत में 21.92% लोग गरीब है, अर्थात लगभग 27 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। श्री रंगराजन ने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना है। इस आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी 29.5% हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानक विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया, जिसे 2010 के मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु 3 आयामों तथा 10 सूचकों का प्रयोग किया गया। बात करते हैं आगे इसी क्रम में, भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा चलाए गए विभिन्न दौरों में एकत्रित किए गए उपभोग व्यय संबंधी समंकों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी का अनुमान लगाते हैं। रिकॉल अवधि गरीबी आंकलन एवं अनुमान हेतु किए गए जाने वाले समंकों के संकलन में 2 प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाना है। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंक एकत्रित किए जाते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग संदर्भ अवधियों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं गरीबी के कारण की, तो भारत में गरीबी के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों का विवेचन निम्नवत है। सबसे पहले आता है सामाजिक कारण। तो भारत में सामाजिक ढांचा गरीबों को बढ़ाने वाला है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी है जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत उस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पाता और इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया, जो गरीबों का एक बड़ा कारण है। जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज ऐसा था कि जहां समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया। इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। गरीबी के कारणों की चर्चा में रेगनर नर्से का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नर्से ने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत की और बताया कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते हैं कि वह पहले से ही गरीब है। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है तथा गरीबी का परिणाम भी गरीबी ही है। आर्थिक कारण की बात करें तो भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार कर रही है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते, जिससे उसकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते। स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर रहते थे तथा इनका संसाधन आधार पर बहुत कमजोर था। निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता निम्न बनी रही है। इन्हीं कारणों से लघु कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय आज भी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता। इसी क्रम में यदि आगे बात करें राजनीतिक कारणों की, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। गरीबी निवारण हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन
प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की नीति के कारण इन रिसावों में भी भारी कमी आई है। बात करते हैं अन्य कारणों की, तो भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगार परक तथा व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी है। इनसे देश में उत्पादकता तथा आय का स्तर निम्न बना रहता है, जो कि गरीबों का बड़ा कारण है। गरीबों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते, अतः स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते। मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है। कीमतों में वृद्धि के कारण अनेक लोग अपने जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाते तथा गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। बात करते हैं आगे इसी क्रम में, तो ये कहानी के रूप में राजेश अपनी पत्नी और 4 बच्चों वाली कहानी है। उसके बाद में खर्च हो जाता है और सेठ द्वारा नई मशीनें खरीदने का इस प्रकार के कहानी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ये 3 लोगों की अलग अलग कहानी है। उसके बाद में आता है गरीबी निवारण के उपाय, तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, यानी समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त नहीं होता। गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबी की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। मानव पूंजी के कारण ही जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाते हैं। अतः सरकार को गरीबी वर्गों में शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए। बात करते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की, तो बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है। इन दोनों राम रहियों द्वारा सहअस्तित्व पाया जाता है। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे गरीब जिनमें कौशल का अभाव पाया जाता है। इसी क्रम में आगे यदि हम देखें तो उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। यद्यपि मजदूरी एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकार द्वारा चलाए गए, लेकिन यह इतने पर्याप्त नहीं थे कि गरीबी की समस्या का समाधान कर सके। गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। तो भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित कर रखा है और उन्हें लगातार गरीबी बनाए रखा। अनेक सामाजिक प्रथाएं जैसे शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है, जिससे गरीबी व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है और वह कभी भी गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। भारतीय व्यक्ति गरीबी को भाग्य की देन मानकर ही प्रयासहीन हो जाता है। समाज तथा संस्कृति में व्यक्ति व्याप्त इन कुप्रथाओं को जब तक दूर नहीं किया जा सकता तब तक गरीबी निवारण संभव प्रतीत नहीं होती। बात करते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण की, तो भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में तेजी से कमी की, लेकिन जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जन्म दर तथा मृत्यु दर के मूल्य मध्य अंतर बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इस तेजी वृद्धि के कारण गरीबों की जो थोड़ी बहुत संपदाएं हैं उनका तेजी से विभाजन होता है तथा गरीब व्यक्ति अधिकाधिक गरीब हो जाता है और बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता। अतः गरीबी निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो देखते हैं लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का पहुंचना, यानी गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में अनेक रिसाव थे जिससे इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इन रिसावों के कारण गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों को आवंटित हो जाता है। यदि सरकार गरीबी निवारण हेतु गंभीर है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे।
गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपायों की बात करें तो 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए। सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ स्वतः ही हो जाएगा। बाद में यह स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत धीमी तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पाए और 1970 के पश्चात गरीबी निवारण हेतु भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई गई। मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध करवाने की नीति भी अपनाई। सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबों में कमी तो आई, लेकिन गरीबों में यह कमी संतोषजनक नहीं थी। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो बेरोजगारी की बात आती है तो कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। भारत युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गाँव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत है। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत है। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम में से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पाद में योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का सामना भी करता है। बेरोजगार एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी की दर को समझा जाए। उसके बाद में यदि आगे देखें तो इसी क्रम के अंतर्गत श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इससे रोजगार शुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में प्रचलित है। मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलने पर बेरोजगार कहलाता है। बात करते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात से है। बेरोजगारी दर के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोण क्रमशः सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने तो भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने 2011-12 में 68वां दौर चलाया। इस दौर में पाया गया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही है। वह 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर है वो 2.3% रही है। बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो मौसमी बेरोजगारी, बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यावसायिक वर्ष के एक निश्चित अवधि या मौसम में ही रोजगार देते हैं। कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग का इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की, तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। बात करते हैं तकनीकी बेरोजगारी की, तो उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करें तो इसमें भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। 2 प्रकार अवधियों के माध्यम उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। उसके बाद में बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की, तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ावों को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इससे उत्पादन एवं बेरोजगार
रोजगार में गिरावट आती है। समग्र मांग में कमी, व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगार की समस्या है वो उत्पन्न होती है। छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी की यदि बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पाद में उसका योगदान शून्य होता है या नगण्य होता है। यदि अधिक या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। विकसित देशों में सामान्यतः चक्रीय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। बात करते हैं बेरोजगारी के कारण की, तो सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या अनेक कारणों से का संयुक्त परिणाम है, जैसे रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। भारत में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारी की नई समस्या भी दृष्टिगोचर होती है। और भारत शिक्षा में रोजगार परकता का अभाव है। यहाँ शिक्षा की व्यावहारिक उपादेयता बहुत कम है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार भारत में कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव भी है। प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाता है, जिससे उसके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति की बात करें तो सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने तो अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ती श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में असफल रही है। भारत में श्रम शक्ति लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए रोजगार के अवसरों के तेजी से सृजन की आवश्यकता है। बात करते हैं अनुपयुक्त तकनीक की, तो भारतीय कृषि तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह तकनीक पूंजी गहन तथा श्रम बचतकारी है। भारत जैसे देशों के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं है। भारत में ऐसी तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को उपयोग में ले सके। अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। बात करते हैं कृषि का पिछड़ापन, तो कृषि का पिछड़ापन तथा धीमा विकास भी भारत में बेरोजगारी का बड़ा कारण है। आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि तथा संबंध क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करती है। कृषि क्षेत्र का धीमा विकास इस विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार में के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास, बात करते हैं सामान्यतः विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास किया, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा। सेवा क्षेत्र की रोजगार गहनता कृषि एवं उद्योगों की तुलना में कम होती है। अतः तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, तो अनुपयुक्त तकनीकी, यानी भारतीय कृषि तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीकी को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह तकनीक पूंजी गहन तथा श्रम बचतकारी है। भारत जैसे देशों के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं है। भारत में ऐसी तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी उपयोग में ले सके। अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में बेरोजगारों के लिए उत्तरदायी है। बात करते हैं कृषि का पिछड़ापन, तो कृषि का पिछड़ापन तथा धीमा विकास भी भारत में बेरोजगार का बड़ा कारण है। आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति तथा संबंध क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करती है। कृषि क्षेत्र का धीमा विकास इस विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास की यदि बात करें तो सामान्यतः विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास किया, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा। सेवा क्षेत्र की रोजगार गहनता कृषि एवं उद्योगों की तुलना में कम होती है। अतः तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव, यानी भारत में विकास के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिक के श्रम को व्यवस्थित नियोजन के द्वारा अन्य क्षेत्रों में खपाए जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव था। इन कार्यक्रमों में रिसाव बहुत ज्यादा था, अतः इसके समस्त लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंचे पाए। बेरोजगारी निवारण के उपाय की बात करें तो बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्याएं इतनी गहनता से जुड़ी हुई है कि इनके निवारण तो अपनाए जाने वाले उपाय पृथक नहीं है। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर इनके सह अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लाई गई। समानांतर चल रहे अनेक रोजगार कार्यक्रमों ने शिक्षित एवं कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया। अर्थशास्त्रियों का मत है कि बेरोजगारी की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था में अल्प मात्रा में संरचनात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी का अस्तित्व अवश्य बना रहा है। बेरोजगारी के कारण एक राष्ट्र अपने अधिकतम
संभव उत्पादन के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता तथा उत्पादन का हिस्सा वो हमेशा के लिए खो देता है, जिसे वह सभी को रोजगार प्रदान करके उत्पादित कर सकता था। सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय हो एवं इसमें न्यूनतम रिसाव हो। शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए तथा युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। बात करते हैं विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले अधिक के श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाए। संभवतः सरकार द्वारा अपनाए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया तथा निवेश प्रोत्साहन उपाय उद्योगों की वृद्धि दर को तेज गति प्रदान करते हैं। तीव्र औद्योगिक विकास के द्वारा बेरोजगारी में भारी कमी की जा सकती है। कुशल नियोजन की भी आवश्यकता होती है। भारत में प्रतिवर्ष लाखों नए युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं। यह भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। उचित नीति बनाकर इन युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। रोजगार संबंधी नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इसमें वर्तमान बेरोजगार के साथ साथ श्रम शक्ति में नव प्रवेश करने वालों को भी ध्यान में रखा जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।